हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। अभी हमने ट्रांसलेशन में पिछले जो वीडियोस डाले हैं उसमें वर्ब बी का प्रयोग कैसे करते हैं, इट का यूज़ कैसे करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, देयर का यूज़ कैसे करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, ये बात पड़ी है। आज हम कुछ और एक चर्चा करते हैं हिंदी सेंटेंस और इंग्लिश सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, कि जो हिंदी सेंटेंस है और इंग्लिश सेंटेंस है इसमें क्या अंतर है, इसको थोड़ा समझेंगे। मैं एक उदाहरण लिखता हूँ बाकी में जैसे, और फिर उसी से समझेंगे। जैसे मैं प्रतिदिन कुछ पुस्तकें पढ़ता हूँ, वाक्य है मैं प्रतिदिन कुछ पुस्तकें पढ़ता हूँ। मैं प्रतिदिन कुछ पुस्तकें पढ़ता हूँ। ये वाक्य हो गया हमारा हिंदी। अब अगर हम इसको हमके इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हम इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले लिख लेंगे, मैं की अंग्रेजी आई, और फिर पढ़ता हूं आई रीड। अब फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया सम बुक्स, आई रीड सम बुक्स। अब प्रतिदिन ये डेली। अब आप ध्यान रखेंगे हमने किया क्या, ये जो हिंदी सेंटेंसेस है इसमें जो वर्ब है ये बाकी के अंत में आ रही है, पढ़ता है। और जो हमने, और इसमें जो सब्जेक्ट है आई, इसमें मैं और इसमें आई, ये पहले नंबर पे है, ठीक है ना। और फिर क्या किया हमने, इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। एक शब्द था पढ़ता हूं, एक है कुछ पुस्तकें और एक है प्रतिदिन, और हमने इनको क्रम में बदल दिया क्योंकि वो इंग्लिश सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो हिंदी सेंटेंस के स्ट्रक्चर से थोड़ा डिफर है। हिंदी सेंटेंस में क्या होता है, हिंदी सेंटेंस में वर्ब वाक्य के अंत में आती है, क्रिया जो होती है वो हिंदी वाक्य के अंत में आती है। वर्ब तो पहचानते हैं ना सभी, वह वर्ड जो डूइंग वर्ड है जिससे कार्य का होना पाया जाता है वह क्रिया होती है, समझते हैं सभी। मतलब डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड, वो वर्ब है जो हिंदी वाक्य में कहाँ मिलती है, सबसे अंत में मिलती है। लेकिन जब हम इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं, कोई असर्टिव सेंटेंस, तो वर्ब कहाँ लिखते हैं हम, पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब। ये ध्यान रखेंगे। हिंदी वाक्य और अंग्रेजी सेंटेंस में दोनों में स्ट्रक्चर में क्या अंतर है। यहाँ पर जो हिंदी स्ट्रक्चर है, हिंदी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट तो पहले आ रहा है और इंग्लिश स्ट्रक्चर में भी सब्जेक्ट पहले है। लेकिन ध्यान रखेंगे फिर क्या अंतर आ रहा है, यहाँ पर वर्ब सबसे अंत में है। ये जो पढ़ता है ये वर्ब है, बाकी की क्रिया है, ये सबसे अंत में आई है। और जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको तुरंत पहले लिखेंगे, कर्ता के साथ क्रिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये वर्ब जो क्रिया है ये पहले लाएंगे। इंग्लिश में कर्ता और कर्ता के तुरंत बाद क्रिया, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। और हिंदी वाक्य में क्या होता है, कर्ता और अंत में सबसे बाद में क्रिया। समझ में आ रहा है ना। अब ये जो क्रिया है ये हिंदी वाक्य के अंत में है और ये हमें सब चीज बता देती है। हिंदी वाक्य की जो क्रिया है या कोई वाक्य की वर्ब है, वर्ब पूरे वाक्य की जानकारी रखता है। ये समझ लीजिए वर्ब वाक्य की मम्मी है। जैसे घर में कौन सी चीज कहाँ है, क्या है, अगर किसी से कोई चीज़ पता करनी है तो मोस्टली घरों में परिवारों में किससे पूछते हैं, मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी मेरे कपड़े कहाँ हैं। मम्मी पापा पूछेंगे कि तो पूछेंगे उन्हीं से कि भाई हमारे कपड़े कहाँ हैं, कि हमारा वो सामान कहाँ है। घर की पूरी जानकारी, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मम्मी के पास होती है। ऐसे ही इस वाक्य की पूरी इंफॉर्मेशन ये जो वाक्य की वर्ब है इसके पास होती है। इससे जो कुछ पूछेंगे वही बता देगा, बताइए। अगर हमें इस वर्ब से पूछना है कर्ता कौन सा है, तो कर्ता पूछने के लिए क्या पूछना पड़ेगा, हमें प्रश्न पूछना पड़ेगा, कौन या किसने। ध्यान रखिए, एक वर्ब के साथ एक प्रश्न पूछने, कौन या फिर किसने। जैसे हम इस वर्ब से पूछते हैं कौन पढ़ता है, अगर हम प्रश्न पूछे कौन पढ़ता है, उत्तर क्या मिलेगा, मैं। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट।
अगर हम प्रश्न पूछेंगे कौन पढ़ता है तो उत्तर आएगा मैं, ये बाकी का सब्जेक्ट। कुछ वाक्य में किसने, इससे भी प्रश्न पूछ के कर्ता मिलता है हमें। जैसे लड़कों ने मैच जीत लिया, वाक्य लड़कों ने मैच जीत लिया, लड़कों ने मैच जीत लिया, मैच जीत लिया। अब इस वाक्य में जो क्रिया है वो क्या है, इस वाक्य के अंत में आइए जीत लिया। अब इससे पूछे किसने जीत लिया, अगर हम प्रश्न पूछे किसने, किसने जीत लिया तो उत्तर क्या देंगे हम, लड़कों ने। लड़के क्या हुए हैं, ये कर्ता है, सजीव कर्ता प्रायः कौन या किसने, इनसे उत्तर में मिल जाते हैं। एक बार क्या हो रहा है, अगर वो नॉन लिविंग से है, कोई इन्फिनिटिव वर्ब वगैरह होती है, जैसे हम कहें खेलना अच्छा है, और ऐसे वाक्य में अगर हमें सब्जेक्ट पूछना है तो फिर क्या से पूछते हैं, क्या अच्छा है, तो हम क्या बोलते हैं, खेलना, ठीक है ना। हमें इससे कर्ता पता लग जाता है, ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट लिख लिया, इंग्लिश वाक्य में पहले पता करके वर्ब से सब्जेक्ट लिख लिया, लेकिन जरा ध्यान रखेंगे हिंदी वाक्य में ये जो बाकी की मम्मी हमने बताई क्रिया, ये सबसे अंत में होती है, लेकिन जब हम इंग्लिश वाक्य की बात करेंगे तो मम्मी कर्ता के तुरंत पास, दूर नहीं। इस वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल वही पास में होगी वर्ब, दूर नहीं रखनी वर्ब को। अगर दूर नहीं रखे, अगर दूर कर दी तो समझ लीजिए वो इंग्लिश नहीं रही, ठीक है ना। वर्ब को तुरंत कर्ता के साथ ही रखना है। इंग्लिश की सबसे बड़ी विशेषता ये जो बाकी की हमने मम्मी बताई, क्रिया बताई, जो सारी जानकारी देती है, इसको तुरंत सब्जेक्ट के साथ जोड़िए। सबसे पहला काम, अगर हमें इतनी बात आ गई सब्जेक्ट वर्ब, तो फिर हमारे बाकी का एक सेंस निकलने लग जाएगा और एक स्ट्रक्चर सही होने लग जाएगा। पहला काम ये करना है। तो पहला हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट और फिर वर्ब, और इससे हमें बाकी से हम पता करेंगे क्रिया से, तो कौन या किसने या क्या, तो इससे हमें सब्जेक्ट पता लग जाता है बाकी का, ठीक है ना। इतनी बात होगी। अब फिर हम बात क्या करते हैं, वर्ब के बाद क्या लिखते हैं। एक और बात वर्ब में ध्यान में रखेंगे, अगर हमें वर्ब में हेल्पिंग वर्ब वगैरह आती हैं तो वो भी एडजस्ट होती हैं, लेकिन वो पहले आएगी बाद में होगी। मेन बात इंटरोगेटिव होगा तो पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट से ही पहले पहुंच जाएगी हेल्पिंग वर्ब, और फिर शेष वर्ब सब्जेक्ट के बाद। नॉट आएगा तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसका पहला वर्ड होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सिंगल वर्ड की अगर हेल्पिंग वर्ब है तो, और अगर वो एक से ज़्यादा वर्ड है तो पहले वर्ड के बाद नॉट आएगा। ये यहाँ पर वर्ब, लेकिन सब्जेक्ट के साथ वर्ब रहेगी, ध्यान रखना। यहाँ पर वर्ब आएगी, वर्ब के बाद इंग्लिश में क्या आएगा, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इंग्लिश में ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं, ठीक है ना। अगर हमें कर्म पता करना है, ऑब्जेक्ट पता करना है, तो कैसे पता करें। ये जो हिंदी वाक्य है, इसकी जो क्रिया है, जिसके हमने बताया इसको सारी जानकारी होती है, तो इस क्रिया से जानकारी पता करेंगे हम, ठीक है ना। जैसे पढ़ता है, अगर इस वर्ब से प्रश्न पूछे किसको, और एक प्रश्न होता है क्या, अगर ये दोनों प्रश्न अगर किसको पूछते हैं तो किसको का उत्तर तो सजीव कर्म होता है, सजीव कर्म, ठीक है ना। और क्या का उत्तर निर्जीव कर्म होता है, निर्जीव कर्म, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं, एक और उदाहरण देते हैं इसमें। जैसे अध्यापक छात्रों को प्रतिदिन गणित पढ़ाते हैं। एक और एग्जांपल हिंदी में लिखता हूं, अध्यापक छात्रों को प्रतिदिन गणित पढ़ाते हैं, प्रतिदिन गणित पढ़ाते हैं। अगर आप इस वीडियो को पढ़ते हैं तो कर्ता क्रिया कर्म पहचानने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा पहचानते रहेंगे, ये बात गारंटी से है। लेकिन वीडियो पूरा देखें, पूरी बात समझेंगे तब, और ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर वही चीज़ जो हमारी कमजोरी है वो रह जाएगी। तो इसलिए इसको पूरा देखना, पूरा समझना है। जैसे एक सेंटेंस लिखा भी है, अध्यापक छात्रों को प्रतिदिन गणित पढ़ाते हैं। हमने
यहाँ ये सेंटेंस है, इसमें हमने क्या बताया, अगर हमें बाकी की क्रिया से किसको या क्या प्रश्न पूछे तो हमें उत्तर में कर्म मिलते हैं, ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक सजीव कर्म, एक निर्जीव कर्म। सजीव कर्म को इंग्लिश में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं निर्जीव को। तो जो सजीव कर्म है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको पता करने के लिए किसको प्रश्न पूछता है। अगर हम इससे पूछे किसको पढ़ता है, इसमें तो बाकी नहीं बन रहा, किसको तो प्रश्न ही सेट नहीं हो रहा, तो इसमें किसको का उत्तर इसका मतलब नहीं है। फिर अगर हम पूछते हैं क्या से पूछते हैं, क्या निर्जीव कर्म, ये हमें निर्जीव कर्म बताता है, ठीक है ना। तो हम पूछे क्या पढ़ता है तो उत्तर मिल रहा है हमें कुछ पुस्तकें। अगर क्या पूछते हैं प्रश्न तो उत्तर में क्या मिल रहा है, निर्जीव कर्म। ध्यान रखिए यह निर्जीव कर्म मिल रहा है उत्तर में, समझ में आ गया ना। और इंग्लिश में हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले जब लिखेंगे तो पहले कर्ता लिख लेंगे, पहले तो इस मैं की अंग्रेजी लिखेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं, और फिर इसके बाद में क्रिया लिखेंगे पढ़ता है, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, और फिर क्या बताया हमने, इसके बाद में पढ़ता है के बाद में, पढ़ता के बाद में लिखेंगे कर्म। कर्म क्या है इसमें, कुछ पुस्तकें। अब हमने इसमें कुछ पुस्तकें, इसकी अंग्रेजी लिख दी कुछ पुस्तकें, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब क्या बच गया इस वाक्य में, इसमें समय और बच गया, तो इस समय को सबसे बाद में लिख लेंगे हम, ठीक है ना, ध्यान रखें। फिर इसके बाद में समय लिखेंगे, समय, समय क्या है, प्रतिदिन, इसको अंग्रेजी बाद में, और ये हो गया हमारा इंग्लिश स्ट्रक्चर तैयार, ठीक है ना, समझ आ गया। ऐसे ही कर्म हमने पता कर लिया, अब हम नीचे वाले वाक्य पे काम करते हैं। नीचे वाला सेंटेंस क्या है, अध्यापक छात्रों को प्रतिदिन गणित पढ़ाते हैं। अब इसमें हमें सब्जेक्ट पता करना है, पहले वर्ब पता करना है। वर्ब क्या है, पढ़ाते हैं, एक्शन वर्ब, डूइंग वर्ब, बाकी के अंत में। अब इससे प्रश्न पूछे कौन पढ़ाते हैं, कौन, क्या उत्तर मिल रहा है, कौन पढ़ाते हैं, उत्तर अध्यापक। तो अध्यापक क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। अगर हम प्रश्न पूछें कौन पढ़ाते हैं, अगर इस बाकी से प्रश्न पूछते हैं कौन पढ़ाते हैं, तो उत्तर क्या मिलेगा, मैं, अध्यापक। अध्यापक, अध्यापक क्या है, एक सब्जेक्ट हो गया अध्यापक, ठीक है ना, एक कर्ता मिल गया हमें। अब हमें वर्ब से कर्म पता करना है, तो कर्म के लिए ऑब्जेक्ट पता करना है। पहला पता करना है किसको पढ़ाते हैं, यहां पूछते किसको पढ़ाते हैं, तो उत्तर क्या मिलेगा हमें, छात्रों को। ये छात्रों को क्या है, ये सजीव कर्म है, ध्यान रखेंगे, छात्रों को ये क्या है, सजीव कर्म है। फिर हम पूछे क्या पढ़ाते हैं, तो पता लगाया गणित, तो ये गणित क्या है, ये हमारा निर्जीव कर्म है, नॉलेज, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश में क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे हम। यहाँ पर जैसे हमने सब्जेक्ट लिखा और फिर वर्ब लिखा, पहले सब्जेक्ट लिखा और फिर हमने क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब के बाद में फिर दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, एक सजीव ऑब्जेक्ट, एक निर्जीव ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो सजीव कर्म है, सजीव कर्म है, सजीव ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, सजीव ऑब्जेक्ट या सजीव कर्म, इसको पहले लिखेंगे और फिर बाद में निर्जीव कर्म, ध्यान रखेंगे, निर्जीव कर्म बाद में लिखेंगे। लेकिन हम इसको बदल भी सकते हैं इस क्रम को, अगर हम इस निर्जीव कर्म को पहले लिखें और सजीव कर्म को बाद में लिखें, तो फिर क्या करेंगे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट लिखें फिर वर्ब लिखें और फिर सजीव कर्म की बजाय हम निर्जीव कर्म लिखें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दोनों अगर ऑब्जेक्ट है तो इसको जब हम पहले लिखेंगे तो इससे पहले टू लिखना पड़ेगा। जैसे ये वाक्य था ना, अध्यापक टीचर्स मैथ, या तो पहले स्टूडेंट्स, सजीव कर्म पहले लिखें, हमने बताया अगर हम निर्जीव कर्म को पहले लिख दें, गणित को पहले लिख दें, तो फिर हमें सजीव कर्म से पहले टू लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट लिखें फिर वर्ब लिखें, फिर अगर हम निर्जीव कर्म लिखते हैं, यहाँ पर हम ये बता रहे थे
निर्जीव कर्म। तो फिर इसके बाद जो सजीव कर्म लिखेंगे यहाँ पर, तो सजीव कर्म से पहले ये जो है, इससे पहले हमें टू लिखना होता है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें जब हमें अंग्रेजी बनानी है तो सबसे पहले क्या छांटना है, सब्जेक्ट, बाकी का सब्जेक्ट क्या है। फिर दूसरे नंबर पर क्या देखना है, बाकी की वर्ब कहाँ है, तो वर्ब को पहले लिखेंगे, सब कर्ता के बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब के बाद में फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी दो तरीके के ऑब्जेक्ट बताया हमने, सजीव और निर्जीव। इसमें जो निर्जीव है अगर हम उसको पहले लिखते हैं तो सजीव ऑब्जेक्ट से पहले टू लिखते हैं, ये ध्यान रखेंगे सभी, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कभी कभी। यहाँ पर फिर हम टू गायब कर जाते हैं अगर हम इसको क्रम बदल रहे तो, ठीक है ना, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन सिस्टम दोनों का ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में फिर क्या आएगा, जब हमने कर्ता क्रिया कर्म इतनी चीज छांट ली, फिर क्या लिखना है हमें, फिर दो तीन चीजें और बच गई। अभी इस वाक्य में समय बच गया, समय के साथ ही साथ स्थान और आता है वाक्य में, तो स्थान पहले लिखेंगे, समय बाद में लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। और अगर हमें वाक्य में पूछना है, पता करना है, ये हमने बताया ये बाकी की क्रिया जो है, ये बाकी की मम्मी है, इन्हें सारी जानकारी होती है और इनसे जो पूछे ये वही बताती हैं और बड़ा सम्माननीय होते हैं। इनके बगैर घर भी नहीं होता, जैसे होता ना आदमी अकेले का घर थोड़ी होता, वो तो वैसे ही होता है। तो मम्मी से ही घर होता है, जहाँ मम्मी वहाँ घर। तो ये समझिए, अगर वाक्य में वर्ब नहीं है तो वाक्य नहीं है, वो सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें डूइंग वर्ड ही नहीं है। जब डूइंग वर्ड नहीं है तो फिर वो वाक्य नहीं रहेगा। इसलिए वाक्य के बगैर वर्ब के बगैर अगर हम किसी वाक्य की कल्पना करते हैं तो वो असंभव है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सारी चीज पता कर और ये सब चीज जानकारी रखती है। तो अगर हम इससे हमें स्थान पता करना है, तो जब हमें स्थान पता करना है तो हमें प्रश्न क्या पूछना है, भैया वाक्य से कहाँ। अगर हम कहाँ प्रश्न पूछें, कहाँ पड़ता है, तो फिर स्थान आ जाएगा। स्थान हमें पहले लिखना है। स्थान में भी छोटा स्थान पहले लिखते हैं, बड़ा स्थान बाद में लिखते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे किसे जब कभी फिर मिस्टेक्स होंगी तो बीच बीच में हम बताते चलेंगे। फिर तो स्थान पहले लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के बाद, फिर स्थान के बाद में फिर क्या बचता है, एक समय और बचता है वाक्य का। समय ये सबसे अंत में आएगा। टाइम, टाइम कैसे पता लगेगा, स्थान पता करने के लिए तो हमें कहाँ प्रश्न पूछना है, और अगर हम पूछें कब तो हमें समय पता लग जाएगा। जैसे हम इस वाक्य से प्रश्न पूछे कब पढ़ता है, तो यहाँ पर उत्तर आ रहा है प्रतिदिन। तो ये प्रतिदिन की अंग्रेजी जैसे यहाँ लिखा है डेली, ये बाकी के अंत में आ गई। ऐसे यहाँ पर जब हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो इसमें भी प्रतिदिन आ रहा है, ये सबसे बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे हम आप इसकी इंग्लिश और लिखते हैं, अध्यापक छात्रों को प्रतिदिन गणित पढ़ाते हैं। तो हमें जब इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टीचर्स, अध्यापक छात्रों को प्रतिदिन गणित पढ़ाते हैं। तो टीचर एक वचन, टीचर टीचर्स, TEACHES टीचर। अब हमें सजीव कर्म पहले लिख लेना, टीचर स्टूडेंट्स, ये सजीव कर्म हो गया। अब किसको पढ़ाते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा सजीव कर्म। अब क्या बच गया, गणित, मैथ, स्टूडेंट्स मैथ्स। अब ये मैथ्स हो गया यहाँ पर। अब क्या बच गया, समय, प्रतिदिन, ये बाद में लिख देना, मैथ्स, डेली या एवरीडे, फुल स्टॉप। हमने बताया इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको मैथ्स पहले लिखते हैं, टीचर मैथ्स और फिर टू स्टूडेंट्स। इस तरीके से भी इनका जो ऑर्डर है वो चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। ये ऑर्डर यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये बात ध्यान रखनी है कि हमें इस वाक्य की कर्ता, क्रिया, कर्म, स्थान, टाइम, जो प्लेस है, टाइम है, ये सब कहाँ है, कौन कौन से वर्ड्स है, ये हमारी जानकारी में रहना चाहिए। क्योंकि जब हम इन शब्दों को पहचानना शुरू कर देंगे तो फिर हमें ट्रांसलेशन बनाना इजी हो जाएगा। आज हमने यही समझाया है इस वीडियो में। अभी यहाँ पर ये भी कंप्लीट नहीं है, कभी कभी एक इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट होता है, कभी कभी जीरेंट ऑब्जेक्ट होता है वाक्य में, कुछ फ्रेज और आ जाते हैं अलग से, वो एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, वो भी वाक्य में आते हैं।
लेकिन वाक्य में हर एक वाक्य की, जिस वाक्य की भी हमें अंग्रेजी बनानी है तो सबसे पहले उस वाक्य का सब्जेक्ट ढूंढना ही है। वाक्य में सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट निकालो और पहले लिखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट के बाद में हमें उस वाक्य की वर्ब पता करनी है कि वर्ब कहाँ पर है, वर्ब उसके बाद लिखना है। लेकिन वाक्य में वर्ब से ही सब्जेक्ट पता लगाएगा तो वर्ब को भी पता करना पड़ेगा, तो वर्ब पता करिए फिर सब्जेक्ट पता करिए, सब्जेक्ट पहले फिर वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट पहले फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी सजीव ऑब्जेक्ट पहले और निर्जीव ऑब्जेक्ट बाद में। और अगर हमें निर्जीव ऑब्जेक्ट को पहले लिखा है तो सजीव ऑब्जेक्ट से पहले टू लिखना है, ठीक है ना। फिर हमें ऑब्जेक्ट के बाद स्थान लिखना है और स्थान के बाद में टाइम लिखना है। इतनी बात ध्यान में रखेंगे। अब हम इसके बाद टेंस पढ़ाना शुरू करेंगे। पहला काम, हमें वाक्य में जो स्ट्रक्चर है, इंग्लिश स्ट्रक्चर वो कैसे है ये समझना चाहिए। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और काम। और हिंदी स्ट्रक्चर क्या था वो समझा होगा। हिंदी स्ट्रक्चर में वर्ब अंत में आती है, स्थान, समय, ऑब्जेक्ट ये सब बीच में आएंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में से सब चीज़ें होंगी। और लेकिन इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बाद से सब चीज़ें होंगी, ये बात ध्यान रखनी है। मैं समझ रहा हूँ इतनी बात से समझ में आया होगा। फिर और भी आगे को पढ़ाएंगे और मैं समझता हूँ आप सब थोड़ा मेहनत करें और सीखेंगे तो ट्रांसलेशन बहुत इजी हो जाएगी। और इसी के साथ धन्यवाद।